हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे DSSB टीजीटी में के जो एग्ज़ाम हुए थे अगस्त में, उसमें जो टीचिंग पेडागोजी आई थी उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, हर एक एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो 10 मार्क्स की जो है पेडागोजी आपको लास्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन आज हम करेंगे, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following are the indicator of empowered women? Empowered women के बारे में बताना है कि कौन सी चीज़ें जो उसे इंडिकेट करती है। पार्टिसिपेशन इन सोशल चेंज, पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस, तो दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, एम्पावर्ड वुमेन को जो है दोनों ही इंडिकेट करती है, चाहे सोशल चेंज में पार्टिसिपेट करना हो या डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, तो बोथ जो है सही होगा। चलिए आगे देखिए, डैश इज द की प्रोसेस ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, की प्रोसेस बतानी किसमें, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में। मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग फ्रॉम मेमोरी, तो बोथ जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, इनमें से जो सही नहीं है वो बताना है। संस्कृत इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मणिक सोसाइटी, पर्शियन इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ इरानियंस। ओके, तो नाइदर वन नॉर टू, इसने पूछा जो करेक्ट नहीं है, तो दोनों ही ये बिल्कुल सही हैं। ओके, जो फर्स्ट है वो भी बिल्कुल सही है कि संस्कृत जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ब्राह्मणिक सोसाइटी की, और पर्शियन जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ईरानियंस की। ठीक है, तो यहाँ पर नाइदर वन नॉर टू हो जाएगा कि मतलब दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों क्या है, करेक्ट है, तो इसीलिए नाइदर वन नॉर टू। चलिए, एट द एलिमेंट्री लेवल हाउ अवेयरनेस ऑफ रीजनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट हेल्प। ठीक है, देखिए एलिमेंट्री लेवल पर जो है रीजनल आर्ट और क्राफ्ट जो है किस तरीके से जो है आपको हेल्प करता है ये बताना है। एलिमेंट्री लेवल का मतलब क्या है, प्राथमिक स्तर पर जो है जो अवेयरनेस होती है आर्ट और क्राफ्ट की, वो किस तरीके से हेल्प करती है। ओके, फर्स्ट है टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोमोट ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड आर्ट पीसेस, टू सेंसिटाइज द चिल्ड्रन अबाउट द प्लूरलिस्टिक कल्चरल लेगेसी ऑफ इंडिया, अवेयरनेस ऑफ लोकल क्राफ्ट, तो बोथ जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन हिंदी एवरी नाउन कैन हैव डैश फॉर्म इन प्रिंसिपल। ओके, तो 6 फॉर्म इन प्रिंसिपल जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो 6 फॉर्म इन प्रिंसिपल हो जाएगी। ये अलग अलग केसेस में होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस में हो गया सिंगुलर प्लूरल। ओके, 2 केस ही हो जाएंगे। वोकेटिव केस है तो उसमें सिंगुलर प्लूरल होगा, ऑब्लिक केस है उसमें सिंगुलर प्लूरल होगा, तो इस तरीके से 6 फॉर्म इन प्रिंसिपल होते हैं। ठीक, चलिए देखिए, डैश इज द टाइप ऑफ असेसमेंट, इसमें से बताना है कि असेसमेंट का टाइप कौन सा है। तो असेसमेंट को क्या बोला जाता है हिंदी में, असेसमेंट को बोला जाता है मूल्यांकन। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। तो दोनों ही जो हैं इसके टाइप हैं, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो या फिर सबमिटिव असेसमेंट हो। ठीक है, तो दोनों जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव भी और सबमिटिव भी। ठीक है, और ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। फॉर्मेटिव में संरचनात्मक मूल्यांकन बोल सकते हो, और सबमिटिव को आप योगात्मक मूल्यांकन जो है बोल सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑन विच आवर चॉइस ऑफ वर्ड्स, आवर चॉइस ऑफ आवर सिलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज आर ऑलवेज डिपेंडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज फैक्टर्स। ठीक है, कंटेक्स्ट, प्लेस वेयर वी स्पीक एंड थीम, तो तीनों ही हैं बिल्कुल। ठीक है, जो चॉइस होती है वर्ड्स की या सेंटेंस जो हम बोलते हैं उन मतलब वो मतलब किस पे डिपेंड करते हैं, कंटेक्स्ट पे, कहाँ पर हमें उन चीज़ों को बोलना चाहिए, थीम पे, तो तीनों जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अगला देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों ही तरीके का होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए, बोथ 1 and 2 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बोथ जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, एक मिनट, वेट, हाँ ये रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, लिंग भेदभाव जो किया जाता है।
ठीक, तो वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, तो दोनों जो है यहाँ पे सही है। अगला है, एक शिक्षक के रूप में आपको यह एहसास करना होगा कि अधिगम के आकलन का पूरा दायित्व और उसका अनुवर्तन आप पर होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहलू जिस पर आपका ध्यान आवश्यक है? आपको अपने निर्णय के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रमाण एकत्रित करने चाहिए। आपको कार्य पूरा करने में कुछ विद्यार्थियों के सामने आई चुनौतियों के बारे में संवेदनशील होने की आवश्यकता होगी। तो दोनों ही जो है ध्यान देने आवश्यक है जब आकलन आप करते हैं उस वक्त अधिगम के, ठीक है, दोनों जो है सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? मल्टीग्रेड और मल्टी स्तर वाली स्थितियों में शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षक को कक्षा के प्रभावी प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण सहायता जो है प्रदान करती है। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रभावशाली स्व अधिगम के लिए आवश्यक होती है। तो दोनों पॉइंट जो हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है। क्या दिया गया है? फर्स्ट में मल्टीग्रेड और मल्टी स्तर वाली स्थितियों में शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है वो शिक्षक को कक्षा के प्रभावी प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान जो है करती है, ये बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम सामग्री जो है स्व अधिगम के लिए भी आवश्यक होती है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। बट इससे पूछा क्या है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो जब दोनों ही सही हैं तो ना ही एक ना ही दो जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? डिस्क्रिमिनेशन disregards individual need, merits and potential. Providing separate toilet for boys and girls does not tantamount to discrimination. इनमें से जो करेक्ट है वो बताना है। तो दोनों ही जो है बिल्कुल सही दिए हैं यहाँ पे, बोथ 1 and 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और वैसे भी आप इसमें आप सिंपल भी, अगर आप को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो हिंदी में करके देखेंगे तो आप इजीली जो है इसका आंसर बता सकते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि जो भेदभाव होता है वो व्यक्तिगत की जो आवश्यकता होती है उसकी अवहेलना करता है, उससे रिलेटेड है। फिर ये टॉयलेट से रिलेटेड कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो सेपरेट टॉयलेट प्रोवाइड किया जाता है ये उससे रिलेटेड है। ये डज नॉट टेंटामाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन, ये कहा गया है। टेंटामाउंट क्या होता है? समान, कि जो लड़के और लड़कियों के लिए जो सेपरेट टॉयलेट जो है प्रोवाइड किया जाता है वो भेदभाव के समान नहीं है, ठीक है, उसको आप भेदभाव नहीं बोल सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है, तो बोथ जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान? इनमें से जो लेसन प्लान है उसके बारे में बताना है कि क्या क्या कंपोनेंट्स जो है होते हैं। लेसन प्लान को क्या बोलेंगे? पाठ योजना, ठीक है। व्हाट टू टीच, हु टू टीच एंड हाउ टू टीच, तो तीनों ही हैं, तीनों ही कंपोनेंट है कि हमें क्या बनाना है, कौन पढ़ाएगा या कैसे, कौन क्या कैसे वाले तीनों जो है क्वेश्चन इसमें आते हैं। मतलब पाठ योजना में हमको क्या करने पड़ते हैं? रखने पड़ते हैं। तो तीनों ही जो है पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है, तो तीनों सही हैं। अगला देखिए, एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच? अब हमें बताना है जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के लिए सही नहीं है, ठीक है, इसमें जो सही नहीं दिया गया है उसके बारे में हमें बताना है। देखिए, फर्स्ट में कह रहा है टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स एंड मेन सोर्स ऑफ द टीचर, इंसिस्टेंस ऑन द स्टूडेंट। ओके, देखिए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है? टेक्स्ट बुक जो होती है ओनली सोर्स होती है और मेन सोर्स होती है टीचर का, ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इंसिस्टेंस ऑन द स्टूडेंट टू मेमोराइज द फैक्ट्स बाय रिपीटेड रीडिंग, ये पॉइंट भी जो है बिल्कुल सही है। आप देखिए इसमें दोनों जो है क्या हो जाएगा? नाइदर वन नोर टू। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है? मतलब जहाँ पे जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है किसके अराउंड? जो हमारा कोर्स कंटेंट होता है उसके अराउंड जो होता है उसको हम सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया जो टेक्स्ट बुक है इज द ओनली सोर्स एंड मेन सोर्स फॉर द टीचर, इंसिस्टेंस ऑन द स्टूडेंट टू मेमोराइज द फैक्ट्स बाय रिपीटेड रीडिंग, ठीक है, मतलब उन्हें याद कराई जाती है बार बार रीड करवा कर चीज़ें। तो नाइदर वन नोर टू जो है यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? मल्टीलिंग्वलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन लिंग्विस्टिक हेरिटेज, बिल्कुल सही है, ठीक है। द कल्चरल एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज हैज ए प्रोमिनेंट रोल टू प्ले इन ए कंट्री बीइंग मोनोलिंग्वल और मल्टीलिंग्वल, ये पॉइंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। तो दोनों करेक्ट पूछे थे तो बोथ 1 and 2 जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। ओके, मल्टीलिंग्वलिटी बताने की जरूरत नहीं। मल्टीलिंग्वलिटी का मतलब क्या है? बहुभाषिकता जो है भारत में, ठीक है। तो ये बताया गया है कि मल्टीलिंग्वलिटी जो है ये इंटीग्रल पार्ट है इंडियन
लिंग्विस्टिक हेरिटेज में। ओके, मतलब भारत में जो है ये बहुभाषिकता जो है ये इसका एक पार्ट है। जो कल्चर है, एटीट्यूड है टुवर्ड्स लैंग्वेज एज ए प्रोमिनेंट रोल टू प्ले इन ए कंट्री बीइंग, मतलब हमारे देश का जो कल्चर है वो भी जो है एक मतलब बहुभाषिकता को जो है वो बढ़ावा देता है, तो एक मेन रोल जो है प्ले करता है। बस ये इसमें चीज़ बोली गई है, तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वाइल वर्किंग विद क्ले, मतलब जब हम काम करते हैं क्ले के साथ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन। क्ले बताने की जरूरत नहीं है कि क्ले को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो क्ले के साथ जब हम काम करते हैं, जो मिट्टी होती है ना उसको बोलते हैं क्ले, तो उसके साथ जब हम काम करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जस्ट वो पूछा है। यूजिंग टू मच वाटर विल मेक द क्ले वीक एंड लेटर क्रैक विल डेवलप इन द स्लैब्स। बिल्कुल सही है, जब हम उसमें ज़्यादा वाटर जो है ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा वीक हो जाएगी। ठीक है, चिल्ड्रन शुड मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन वाइल वर्किंग विद क्ले। बिल्कुल ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, तो बोथ 1 और 2 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर अप्रोच टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग इज एंटायरली डैश कंट्रोल्ड। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर अप्रोचेस टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग इज एंटायरली स्टूडेंट कंट्रोल्ड जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज टीचिंग लर्निंग मटेरियल दैट आर प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट इन मोस्ट ऑफ द स्कूल। ग्राफ, नंबर एंड अल्फाबेट कार्ड, फ्लैश कार्ड ऑन डिफरेंट थीम्स। बिल्कुल सही है, जो टीचर और स्टूडेंट दोनों के द्वारा जो है तैयार किया जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनमें से कौन सा है वो बताना था। तो ग्राफ्स भी तैयार किए जाते हैं, नंबर और अल्फाबेट कार्ड्स भी, और फ्लैश कार्ड्स ऑन डिफरेंट थीम्स। तो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला है द बेसिक ऑफ ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स इज एक्सप्लोरिंग, एक्सप्रेसिंग, लिसनिंग। ओके, आर्ट्स को परफॉर्म करना मतलब उसमें क्या क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और लिसनिंग, तीनों होगा तो तीनों सही हो जाएंगे। अगला है व्हेन वी गैदर न्यू एक्सपीरियंसेस व्हाइल असेसिंग आवर ओन परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंसेस ऑफ अदर्स, देन द प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट लॉस द लाइन ऑफ demarcation or between them. In such instance assessment become a dash process. तो राइट आंसर हो जाएगा इन सच इंस्टांस असेसमेंट बिकम ए लर्निंग प्रोसेस हो जाती है। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के लिए जो स्पेशल प्रावधान दिया गया है ये किस आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 15(3) में। ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो फीचर नहीं है वो बताना है। इट इज़ डायग्नोस्टिक एंड रीमेडियल, इट इज़ नॉट कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन informal basic, it ensure provision for effective feedback, it provides a platform for the active involvement of student in their own learning। देखिए आपने दो तरीके की असेसमेंट पढ़ी थी, फॉर्मेटिव और एक सबमिटिव थी। फॉर्मेटिव होती है रचनात्मक या संरचनात्मक जिसको हम बोलते हैं, और सबमिटिव होती है योगात्मक। ठीक है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है इसका यूज़ क्यों किया जाता है, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसका ज्ञान करने के लिए, और जो हमारी सबमिटिव असेसमेंट होती है उसका जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सफल कितनी हुई है ये चेक करने के लिए जो है सबमिटिव असेसमेंट होती है। ठीक है। तो डायग्नोस्टिक एंड रीमेडियल ये होती है। रचनात्मक जो आकलन होता है, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो शिक्षण की जो हमारी प्रक्रिया होती है वो पूरी लगातार उसके दौरान जो है होती रहती है। ओके। और जो हमारा सबमिटिव असेसमेंट होता है वो एक निश्चित अवधि के बाद होता है, यानी कि एक इंटरवल के बाद होता है। ठीक है। इसके अलावा इट इंश्योर प्रोविजन फॉर अफेक्टिव फीडबैक, ऑब्वियस है, ठीक है ये भी। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन देयर ओन लर्निंग। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि रचनात्मक जो आकलन होता है ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता रहता है। ओके। तो जो नहीं है यहाँ पे नॉट ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट वो इट इज नॉट कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन इनफॉर्मल बेसिस। ठीक है। चलिए आगे देखिए। इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट हैज बीन अडाप्टेड फॉर स्पीच। जो स्पीच के लिए अडाप्ट किया जाता है, लंग्स, नोज, टंग, तो तीनों हो जाएगा लंग्स, नोज एंड टंग। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इनमें से जो है कैरेक्टरिस्टिक बतानी है टीचिंग और लर्निंग के। देखिए फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट में दिया गया है प्रोवाइड ए स्कोप फॉर पीयर लर्निंग, एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑफ देयर ओन। ओके। तो यहाँ पे बोथ जो है सही हो जाएगा। टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग में मतलब सिखाना और सीखना,
दोनों की बात हो रही है। इनमें से बताना कि कौन सी उसकी अफेक्टिव मेथड है। तो प्रोवाइड स्कोप फॉर पीयर लर्निंग, तो ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पीयर लर्निंग का मतलब क्या है? पीयर लर्निंग मीन्स साथ साथ सीखना आप बोल सकते हैं। प्रोवाइड मतलब एक इस तरीके का स्कोप जो है, सीखना और सिखाना की बात हो रही है, तो इस तरीके का स्कोप जो है हमें रखना चाहिए कि हम जो है उनको क्या कर सके, साथ साथ सिखा सके। इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल हमें स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो खुद से जो है सोच सके और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, वही जैसे मैंने कहा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हिंदी में जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा जा रहा है, और मोस्टली आप देख ही रहे हैं बोथ जो है सब में राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टीचिंग ए टॉपिक वी ऑलवेज डिजायर टू नो द एक्सटेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड कंपेयर द अचीवमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल अगेंस्ट द डिजायर्ड लेवल ऑफ अचीवमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग की एक प्रोसेस बताई गई है। मिस्टर रोहन वॉज असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट वाइल टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस वॉज गोइंग ऑन, ही यूज द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग एंड हिज आउन टीचिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इनमें से जो है हमें करेक्ट बताना है कौन सा है। अब इसमें आपको दो पॉइंट देखने हैं, एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं हम सबसे पहले। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जब हम किसी काम को करते समय उसके बीच में ये जांच करने लग जाते कि हम कितना सीख रहे हैं, उसको बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम खाना बनाते हैं तो होता है ना, बीच में हम जो है एक बार खाने को चख लेते हैं कि किस तरीके का बना है, या जैसे सब्जी में नमक हमने मिलाया तो हम ये चेक करते हैं ना कि सब्जी में नमक ठीक है या नहीं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक, फिर आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का मूल्यांकन। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी काम को खत्म कर लेते हैं और उसके बाद उसकी जांच करते हैं, वो क्या कहलाएगी? मतलब कोई काम हमने किया और उस काम से हमने कितना सीखा है, वो क्या हो जाएगा? असेसमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई अध्यापक है, बच्चों को जो है घुमाने के लिए ले गया है। ओके, और जब वो वापस स्कूल में आते हैं तो टीचर उनसे क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चा जो टीचर है वो क्या जांच रहा है कि बच्चों ने वहाँ पे क्या क्या सीखा है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मूल्यांकन होता है वो हम काम के बीच में ना कर काम के लास्ट में कर रहे हैं, काम के समाप्त होने के बाद कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है अधिगम का मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और जब हम बीच में ही करते हैं तो उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही बिल्कुल सही है। फर्स्ट में आपने देखा ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टीचिंग ए टॉपिक, मतलब आप सिखाने के बाद किसी टॉपिक को कंप्लीट सिखाने के बाद देन उसमें से आप क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, वहां से पूछ रहे हैं कि क्या मतलब यहां से आपको आता है या नहीं, जो भी चीजें वहां से क्वेश्चन बनते हैं वो चीजें, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगी। पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर आगे सेकंड में इसने कहा मिस्टर रोहन वाज असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट व्हाइल टीचिंग, मतलब जो वो पढ़ा रहा है उसी वक्त जो है वो बच्चों की नॉलेज को चेक कर रहा है पढ़ाते पढ़ाते, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही दिए गए यहाँ पे, तो बोथ 1 और 2 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्ट एजुकेशन इज द एरिया ऑफ लर्निंग दैट इज बेस्ड अपॉन विजुअल टैंजिबल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, तो दोनों भी पे जो है बेस्ड है, तो बोथ 1 और 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? मटेरियल्स फॉर एक्टिविटी लर्निंग नीड टू बी रेलिवेंट, कंटेक्चुअल एंड रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। टेक्स्ट बुक इज एन एसेंशियल मटेरियल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, मटेरियल्स जो होते हैं एक्टिविटी लर्निंग के लिए नीड टू बी रेलिवेंट हो, कंटेक्चुअल और रिलेटेड और रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल या पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, उस कंटेक्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए, तो वही बताया गया है। टेक्स्ट बुक इज एन एसेंशियल मटेरियल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। सीखने और सिखाने के लिए टेक्स्ट बुक भी जो है वो क्या है? एसेंशियल मटेरियल है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया, तो बोथ जो है वो करेक्ट है। ठीक, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग ए टीचर शुड डू consciously to avoid gender bias and to promote gender equality?
मतलब टीचर को जो है क्या अवॉइड करना चाहिए ये बताया गया है। मीन्स ओके सॉरी, विच थिंग्स टीचर शुड अवॉइड एंड प्रमोट, मतलब किसको प्रमोट करना चाहिए किसको अवॉइड करना चाहिए वो चीज़ देखते हैं इसमें। दे मस्ट यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड एनकरेज चिल्ड्रन ऑल्सो टू डू सो। ठीक है, मतलब जो टीचर है उसको जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज जो है यूज़ करनी चाहिए। मीन्स बार बार जो है लड़का लड़की ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक स्टूडेंट की तरह जो है उन्हें करना चाहिए, मतलब सारे स्टूडेंट सेम है, कोई लड़का नहीं कोई लड़का नहीं लड़की नहीं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ओके, एंड चिल्ड्रन ऑल्सो टू डू सो। टीचर में अवॉइड असाइनिंग जेंडर्स जॉब, ये भी सही है कि ऐसा नहीं है कि आप ये कहे कि ये काम जो है सिर्फ लड़का कर सकता है तो वही जो है इसको करने जाएगा। ठीक है, ऐसा जो काम है उसको आप लड़कियों को भी दो लड़कों को भी दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो काम लड़कियां कर रही है वही सिर्फ आप लड़कियों को दोगे। ठीक है, तो मतलब उस काम को अवॉइड करना चाहिए टीचर को। ठीक है, मतलब दोनों में जो है इक्वलिटी जो है वहां पर रखनी चाहिए। तो बोथ 1 और 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव की जो सोर्स है वो बतानी है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, गवर्नमेंट पॉलिसी ये भी है, फैमिली एंड पेरेंट्स ये भी है। ओके, तो तीनों जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। ये क्या है, सोर्सेज हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, लैंगिक भेदभाव के। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट। जो रीजनल आर्ट और क्राफ्ट के बारे में सही है वो बताना है। आर्ट ओरिजिनेटिंग अमंग द पीपल ऑफ रीजन रिफ्लेक्टिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन एस्थेटिक बट दे आर नॉट गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन एंड रिदम। ओके, सेकंड में ये क्या कह रहा है कि रीजनल आर्ट और क्राफ्ट जो होते हैं उसके मतलब अपना कोई गुण नहीं होता, क्षेत्रीय गुण, बट ये जो और ना ही जो है ये जो लय का सिद्धांत है उसके द्वारा शासित होते हैं। कुछ इस तरीके के पॉइंट्स जो है इसमें कहे गए हैं। तो दोनों ही जो है रीजनल आर्ट और क्राफ्ट के बारे में बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 और 2 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू डेवलपिंग कॉम्पिटेंस इन ए लैंग्वेज बाय यूजिंग इट इन नेचुरल communicative situations as available while learning language we hear in our homes and the neighborhood। सेकंड में ये कह रहा है language learning refers to developing competence in a language by learning its rules and vocabulary through explicit teaching in a classroom setting। ओके, ठीक है, फर्स्ट एक्विजिशन की बात कर रहा है ये। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा को अधिग्रहण करना। ठीक है, भाषा अधिग्रहण में कह रहा है कि रेफर्स टू डेवलपिंग कॉम्पिटेंस इन ए लैंग्वेज बाय यूजिंग इट नेचुरल कम्युनिकेटिव सिचुएशन, यानी कि जो हम नेचुरली कम्युनिकेट करते हैं जिस सिचुएशन में वो हो जाती है भाषा अधिग्रहण। ओके, उसके बाद कह रहा है ये लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा को सीखना, ये है डेवलपिंग कॉम्पिटेंस इन ए लैंग्वेज बाय लर्निंग इट रूल्स एंड, मतलब जो लैंग्वेज हम सीखते हैं उसमें हम रूल्स और वोकैब जो है यूज़ करते हैं तो वो उससे रिलेटेड हो जाएगी। तो दोनों ही पॉइंट्स जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो बोथ 1 और 2 जो है करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रूपक साहित्यक उपकरणों में से एक है निम्नलिखित में से कौन सा रूपक का उदाहरण है। ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। इनमें से जो रूपक साहित्यकरण का उदाहरण है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है। ओके, रूपक वही साहित्य उपकरणों में अगर हम बात करें तो ये तुलना से रिलेटेड होता है ना, हम रूपक जैसे अलंकार पढ़ते हैं उसमें ही होते हैं। तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ये जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भाषा अधिग्रहण में भाषा अधिगम के प्रति विद्यार्थी की डैश भूमिका निभाते हैं। अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास, उत्सुकता, बिल्कुल सही है। भाषा जो है अधिगम के प्रति विद्यार्थी की अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास और उत्सुकता, ये तीनों जो है अहम भूमिका निभाते हैं। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। कौन सा जेंडर की स्थिति संकेतक है। लिंग अनुपात भी है, शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी है। तो तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। कौन सा संयोजन जो है सही नहीं है। ओके, सूचनात्मक साहित्य, ओके सही है पूछा है। सूचनात्मक साहित्य शब्दकोश, रचनात्मक और कल्पनात्मक साहित्य उपन्यास, दोनों ही पॉइंट्स जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, सहपाठियों द्वारा आकलन विद्यार्थियों की किस प्रकार सहायता करता है।
सहपाठियों के द्वारा आकलन, सहपाठियों के साथ वार्तालाप और परस्पर क्रिया करके अपने अधिगम को संगठित करने में और यह सीखने में कि स्पष्ट मानदंडों पर आधारित रचनात्मक सुस्पष्ट प्रतिपुष्टि कैसे दी तथा प्राप्त की जा सकती है। तो दोनों ही तरीके से जो है हेल्प करता है। ओके, कौन सा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य हैं? गुणवत्ता को बेहतर बनाने और जीने के स्तर को बेहतर बनाने पर लक्षित है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बता रहा है ये। लड़कियों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में योगदान मूल्यों, अभिवृत्ति और अन्य जीवन कौशलों के विकास के माध्यम से करते हैं। तो दोनों पॉइंट्स जो है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से जो है रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से निष्पादन कला के प्रकार हैं? निष्पादन कला मीन्स परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, मतलब जो आर्ट परफॉर्म की जाती है उससे रिलेटेड। तो रंगशाला भी है, संगीत भी और कठपुतली है, ये तीनों ही आ जाते हैं आर्ट्स में, तो ये हो जाएंगे कला में। ठीक है, 1 2 3। मानकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्धि परीक्षणों का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सुनिश्चित किया जाता है? स्पष्ट रूप से परिभाषित उपलब्धि क्षेत्रों का मापन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षण पदों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से डिजाइन किया जाता है। परीक्षण के परिणामों को वितरित, अंकन और व्याख्या करने की मानकीकृत कार्यविधि का अनुसरण जो है किया जाता है। ओके, तो दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, कि स्पष्ट रूप से मतलब उपलब्धि क्षेत्रों का जो मापन करने के लिए जो है परीक्षण जो पद है उनको अच्छे ढंग से जो है डिज़ाइन किया जाता है, फिर उनको जो है कार्यविधि का अनुसरण जो है उसमें किया जाता है अंकन और व्याख्या करने के लिए। ठीक है, कौन सा संयोजन सही नहीं है? टेलीविजन दृश्य सहायक, ग्राफ दृश्य सहायक, कैसेट श्रव्य सहायक, रेडियो प्रसारण श्रव्य। यानी कि श्रव्य सहायक कौन सी होगी? जिसको हम सुन पाते हैं, जैसे कैसेट होगी, रेडियो प्रसारण है बिल्कुल सुन पाते हैं। ग्राफ क्या होगा? देख पाते हैं, सुन नहीं पाते, तो सिर्फ दृश्य है। लेकिन टेलीविजन एक ऐसा है जिसको हम देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, तो वो दृश्य सहायक नहीं, वो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला संयोजन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा अधीयता केंद्रित उपागम के अभिलक्षण है? अधीयता केंद्रित, विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, अन्वेषण करने और प्रयोग करने के अवसर जो उपलब्ध कराए जाते हैं। अब अधेयता कौन होंगे? लर्नर होंगे। ठीक है, वही पूछा इसमें, जैसे हमने सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच पूछी थी ना, ये होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो जो सीखने वाला है, लर्नर कौन होगा? जो सीखने वाला होगा। अब जो है उसमें कौन आएंगे? विद्यार्थी आएंगे। तो विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, तो बिल्कुल सीखते हैं। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, अन्वेषण करने और प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, ये भी बिल्कुल, क्योंकि लर्नर्स होगी ना, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी, तो वहां पर जो लर्नर कौन होंगे? विद्यार्थी होंगे, तो उन्हें मौका दिया ही जाएगा। तो इसीलिए दोनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, पीपल हु वर्क विद विजुअल इमेजेस इंक्लूड्स पेंटर और स्कल्पचर। मतलब जो विजुअल इमेज मतलब जो काम करती हैं विजुअल इमेजेस की, मतलब कौन कौन से होते हैं? पेंटर्स भी होते हैं और स्कल्पचर्स दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक भाषाई गतिविधि के रूप में नाटक का उपयोग करने के लिए किस सभी लक्षणों को शामिल करना जरूरी होता है? तो आज़ादी और आनंद दोनों को शामिल करना जरूरी होता है। तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। वाइल गिविंग रिटन फीडबैक इन असेसमेंट फॉर लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ? ओके, जब हम मतलब आकलन का जब हम काम करते हैं तो किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, डोंट जंप स्ट्रेट टू एरर, प्रेज फर्स्ट। मतलब जब हम एक बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो उस जो फीडबैक आपको देना चाहिए उसमें आपको डायरेक्ट उसकी एरर पे नहीं जाना चाहिए कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो डायरेक्ट उस एरर पे ना जाकर पहले बच्चे को जो उसने किया है उसके लिए उसको प्रेज करना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट बिल्कुल सही है। इनकरेज द स्टूडेंट टू मेक करेक्शन, कि स्टूडेंट को जो है इनकरेज करना चाहिए करेक्शंस करने के लिए। डोंट सिंपली राइट द करेक्ट आंसर। ठीक, तो उन्हें बताना चाहिए ना कि ये करेक्शन है यहाँ पे, मतलब खुद से उन्हें बताना चाहिए कि हाँ ये करेक्ट होगा और उसको करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंपली आप खुद से राइट वहाँ पर चीज़ों को कर दो। जैसे मान लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या होता है ना कि टीचर कर देता है स्पेलिंग कट की एंड देन उसको सही कर दिया। ये करने की बजाय आपको क्या करना चाहिए? टीचर को वो काम खुद न करके बच्चे से वो काम करवाना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया है, इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को उसको सही करने के लिए। तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इफ यू आर प्लानिंग टू टीच द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन क्लास 6th देन यू नीड टू नो वेदर द स्टूडेंट आर वेल कन्वर्जेंट इन यूजिंग द एटलस। दिस गिवन स्टेटमेंट इज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, ये क्या कह रहा है कि मतलब जब आप टीच कर रहे हैं क्या डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो अलग अलग राज्य है उनको जब आप पढ़ा रहे हैं क्लास 6th को, तो किसके थ्रू? एटलस के थ्रू। तो ये किस तरीके का लर्निंग हो जाएगा? फॉर्मेटिव होगा या डायग्नोस्टिक होगा? ऑब्वियस है डायग्नोस्टिक होगा, फॉर्मेटिव तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक जो है यहाँ पे सही हो जाएगा।
ओके, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है? जहाँ पे टीचर्स इवेलुएट करता है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को, उसकी वीकनेस को, उसकी नॉलेज को, जहाँ पे वो चेक करता है, वो होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है सही हो जाएगा। ओके, वास्तविक वस्तु को हमेशा कक्षा में लाना संभव नहीं होता है, तो कौन सा दिए गए पीछे का कारण है? ठीक है, मतलब जो वास्तविक वस्तुएं हैं, किसी चीज़ के लिए मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसको एज इट इज़ लेके आना क्लास में क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता है? कई बार जो है जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उसका आकार बहुत बड़ा हो, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड भी हो सकता है, और उसकी कॉस्ट भी हो सकती है, कि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा हो, ठीक है, इस वजह से भी जो है क्लास में नहीं लाया जा सकता। तो ये तीनों ही जो है सही हैं, तीनों फैक्टर्स जो दिए गए हैं, जिससे हम जो है रियल जो चीज़ होती है उसको नहीं ला पाते क्लास में, तो ये रीज़न बताया गया है। तो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेशल फीचर ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय? कस्तूरबा बालिका विद्यालय का जो स्पेशल फीचर बताना है, प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल फैसिलिटी टू क्रिएट ए फ्री एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग लाइफ स्किल ट्रेनिंग, ये भी सही है। मतलब जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें क्या क्या स्पेशल फीचर हैं? तो तीनों ही हैं। वहाँ पे जो है एक फैसिलिटी दी जाती है, फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है लर्निंग सीखने के लिए, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, एक्स्ट्रा कोचिंग दी जाती है। जो स्लो लर्नर होते हैं, मींस जो धीमा सीखते हैं जो बच्चे, ज़्यादा स्पीडली जो नहीं कैच कर पाती चीज़ों को, उनको के लिए जो है अलग से जो है एक्स्ट्रा कोचिंग दी जाती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। तो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग? टीचर सेंटर्ड अप्रोच में अब क्या होना चाहिए? हमने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पढ़ा, हमने सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच पढ़ा, अब बात आती है टीचर सेंटर्ड अप्रोच कैसी होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग में। ओके, एक्सट्रिंसिक मोड ऑफ मोटिवेशन लाइक प्रेज, रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर जनरली यूज्ड बाय द टीचर, बिल्कुल सही है। कि अगर बच्चे ने कुछ सही किया है तो प्रेज भी करना चाहिए, कोई शैतानी की है तो उसको पनिशमेंट भी जो है दी जाती है, ठीक है, रिवार्ड भी दिया जाता है, तो ये भी सही है, टीचर सेंटर्ड में होता है। इसके अलावा एम्फेसिस इज गिवन ऑन पैसिव लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग थिंग्स टॉट बाय और एज ए डायरेक्टेड बाय द टीचर, बिल्कुल सही है। चीज़ें जो है सिखाई जाती हैं, ठीक है, टीचर के द्वारा, तो बोथ 1 और 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? जेंडर इज ए सोशो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल सही है। सेक्स इज सिस्टेमैटिक, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 जो है सही होगा, ठीक है। ओके, डैश इज द फर्स्ट स्टेप फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज? किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? सुनना भी और बोलना भी, दोनों ही है, ठीक है। सुन के बोलेंगे तभी जो हम उसको सीख पाएंगे। सिर्फ सुनते रहेंगे तो क्या हमें लैंग्वेज आ जाएगी? नहीं आएगी। जब तक हम खुद से उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, वो नहीं सीख पाएंगे। तो लर्निंग और स्पीकिंग ये फर्स्ट स्टेप है फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो बोथ 1 और 2 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, कक्षा में सुनने तथा बोलने के लिए हम कैसे अवसर उपलब्ध करा सकते हैं? देखिए, सुनने और बोलने के लिए कविता सुनना और गाना बिल्कुल करा सकते हैं। चित्रों के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक चित्र लेकर उसमें जो है टीचर स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करे डिस्कशन करने के लिए, तो ये भी कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आपने देख लिए होंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पूछे गए थे कंप्यूटर का जो पेपर हुआ था टीजीटी का, सिर्फ वही हुआ था अभी तक मेनली, जिसमें टीचिंग पेडागोजी पूछी गई थी, ठीक है। तो 10-10 क्वेश्चन जो थे हर एक शिफ्ट में देखने को मिले थे, और 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप उनको पढ़ेंगे आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें ये आंसर होने वाला है। तो इसके लिए आपको स्पेशली कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप जो है अपना टाइम जो है यहाँ इन 10 क्वेश्चन पे वेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप चाहे जितना भी पढ़ लो, लेकिन कुछ ऐसा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपकी जो नॉलेज है उसको देखने के लिए, आपका जो सेंस है उसको चेक करने के लिए जो ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप किस तरीके से जो है रिएक्ट करेंगे, या कोई मतलब क्लास में कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से बिहेव करना है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। ओके, तो इतना तो आपने सीखा भी होगा बीएड वगैरह जब आपने की है, क्योंकि टीजीटी एग्ज़ाम है तो बीएड तो होगी ही, तो वहाँ पे आपको इतना तो आपको आता भी होगा। तो मेन चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा आविष्कार वगैरह कि किसने क्या क्या, कौन सी विधि किसने दिला के दी, ठीक है। तो वो सब नहीं पूछा जाएगा इसमें। तो ये मेन क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।